दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 20th सेंचुरी के मोस्ट फेमस अमेरिकन प्लेराइट्स में से एक आर्थर मिलर के एक बहुत ही कमाल के प्ले ऑल माय सन्स को। बात करें इस प्ले के की फैक्ट्स की तो इसे पहली बार लिखा गया 1946 में और पब्लिश कराया गया था 1947 में। यह प्ले बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के बैकग्राउंड पर। इसमें युद्ध के बाद की अमेरिकी समाज की हकीकत, पारिवारिक सपने, लालच, गिल्ट और नैतिकता के सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों ऑल माय सन्स टाइटल इस बात की ओर संकेत करता है कि इंसान की नैतिक जिम्मेदारी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और पूरी मानवता के लिए होता है। दोस्तों यह प्ले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी एक साधारण से अमेरिकन फैमिली किलर फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसके ज़रिए बहुत बड़े सामाजिक और नैतिक सवाल उठाए जाते हैं। इस प्ले का मेन कैरेक्टर जो केलर एक व्यापारी है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त उसने एरोप्लेन्स के लिए पार्ट्स बनाए और मुनाफा कमाने और अपना बिजनेस बचाने के लिए उसने खराब पार्ट्स सेना को भेज दिया और इस गलती की वजह से 21 पायलटों की मौत हो जाती है। लेकिन इस अपराध की सज़ा उसके पार्टनर स्टीव डीवर को मिलती है, जबकि जो केलर बच निकलता है। दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता है या समाज और मानवता के लिए भी उसकी जिम्मेदारी होती है? मुनाफा कमाने का लालच कैसे इंसान की नैतिकता और ईमानदारी छीन लेता है? दोस्तों एक इंसान को एक झूठ छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अंत में तो सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों एक इंसान अपनी गलती को चाहे कितना भी छुपाए, लेकिन उसका अंतर्मन उसकी गलती की सज़ा जरूर देता है। तो दोस्तों इससे पहले कि ऑल माय सन्स के इस इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टोरी शुरू करें, उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स को, ताकि आधा से ज़्यादा स्टोरी आपको यहीं से समझ आ सके। तो इस प्ले के पहले कैरेक्टर का नाम है जो केलर। दोस्तों जो केलर 60 साल का मेहनती, व्यवहारिक और परिवार केंद्रित आदमी है। वह अपने व्यापार को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी है और अपने परिवार की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसका और उसके पार्टनर स्टीव डीवर का हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाने का व्यापार था। युद्ध के दौरान उसने खराब सिलेंडर सेना को भेज दिए, जिनसे 21 पायलटों की जान चली गई। दोस्तों जो अपने को निर्दोष बताता है और पूरी जिम्मेदारी अपने पार्टनर स्टीव पर डाल देता है। उसका बेटा क्रिस मानवीय मूल्यों और सच्चाई का पक्षधर है, लेकिन जो केवल परिवार को बचाने की सोचता है। अंत में जब उसे ये एहसास होता है कि उसके गलत फैसले ने न केवल अजनबियों बल्कि उसके अपने बेटे लैरी को भी मौत की ओर धकेल दिया, तो अपराध बोध में वह सुसाइड कर लेता है। दोस्तों इस प्ले के अगले कैरेक्टर का नाम है स्टीव डीवर। स्टीव डीवर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सीधे स्टेज पर नहीं दिखता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा साया है। वह जो की चालाकी का शिकार बन जाता है और अपने परिवार एन और जॉर्ज से अलग हो जाता है और समाज के सामने एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों असल में स्टीव जो की असलियत को उजागर करने वाला एक मौन कैरेक्टर है। उसकी उपस्थिति इस प्ले में न होते हुए भी हर समय महसूस होती है। दोस्तों अगले कैरेक्टर का नाम है केट केलर, जो की पत्नी है। लगभग 50 वर्ष की उम्र है इसकी। वह स्वभाव से काफ़ी भावुक, अंधविश्वासी और अपने परिवार से गहरी मोह रखने वाली महिला है। दोस्तों उसे यकीन है कि उसका बेटा लैरी अभी भी जिंदा है और किसी दिन लौट आएगा, इसलिए वह चाहती है कि एन, जो कि लैरी की मंगेतर है, वो शादी उससे न करे। दोस्तों केट का विश्वास और वास्तविकता के बीच टकराव को दिखाता है यह प्ले। केट इस प्ले की ट्रेजिक सेंटर है। उसकी लैरी को जीवित मानने की जिद ही परिवार के अंदर का तनाव और रहस्यों को उजागर करती है। दोस्तों अगले कैरेक्टर का नाम है क्रिस केलर, जो और केट का बेटा है, जिसकी उम्र 32 साल है और एक युद्ध में सेना है। दोस्तों यह स्वभाव से काफ़ी आदर्शवादी, सच्चाई का पक्षधर और अपने पिता की ईमानदारी पर भरोसा करने वाला है। लेकिन युद्ध से लौटने के बाद क्रिस दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखता है। वह परिवार से भी नैतिक जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद करता है। दोस्तों वह एन से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ केट उसका विरोध करती है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अंत में जब क्रिस को पता चलता है कि उसके पिता जो ने पायलटों की मौत का असली कारण छिपाया है, तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है लैरी केलर, जो और केट का बड़ा बेटा है, जो युद्ध के दौरान गायब हो गया था। दोस्तों इस प्ले में लैरी फिजिकली उपस्थित तो नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। लैरी की सुसाइड वाली चिट्ठी अंत में इस प्ले को एक मोड़ देती है।
उसमें वो लिखता है कि जब उसे अपने पिता का दोष पता चलता है तो वह शर्म और अपराध बोध से जी नहीं सका और सुसाइड कर लिया। दोस्तों, लैरी की याद और पत्र जो कि असलियत सबके सामने ला देती है। अगले कैरेक्टर का नाम है एन डीवर। एन डीवर स्टीव डीवर की बेटी और लैरी की मंगेतर है। वह स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान, स्पष्टवादी और सच्चाई का सामना करने वाली लड़की है। वह क्रिस से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसके पिता स्टीव जेल में हैं, जबकि असली दोस्त जो का है। दोस्तों, एन के पास लैरी का एक लेटर है जिसे वह केट और जो को दिखाती है। यह लेटर पूरे केलर परिवार की झूठी उम्मीदों को तोड़ देता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है जॉर्ज डीवर, जो एन का भाई है और पेशे से वकील है। वह स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल लेकिन न्यायप्रिय है। दोस्तों, जॉर्ज अपने पिता स्टीव की निर्दोषता साबित करना चाहता है। वह जो के अपराध को उजागर करने का प्रयास करता है। दोस्तों, जॉर्ज केलर फैमिली और डीवर फैमिली के बीच का तनाव बढ़ाता है और इस प्ले की सच्चाई को उजागर करने में भूमिका निभाता है। वहीं अगला कैरेक्टर है डॉक्टर जिम बेलिस, जो केलर फैमिली की पड़ोसी डॉक्टर है, जो काफ़ी सेंसिटिव और दार्शनिक स्वभाव वाला है। वह समाज और नैतिक जिम्मेदारी पर गहरी बातें करता है। वह क्रिस को समझाता है कि असल दुनिया में आदर्शवाद से ज़्यादा व्यवहारिकता नहीं चलती है। वह समाज और नैतिक जिम्मेदारी पर गहरी बातें करता है। वह क्रिस को समझाता है कि असल दुनिया में आदर्शवाद से ज़्यादा व्यवहारिकता चलती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है सू बेलिस, जो जिम की पत्नी है और व्यवहारिक और थोड़ी लालची भी है। वह क्रिस के आदर्शवाद को बेकार बताती है और चाहती है कि उसका हस्बैंड जिम पैसे कमाए, आदर्शों में न फंसे। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है फ्रैंक लूबी, जो किलर फैमिली की पड़ोसी है। वह ज्योतिष और राशिफल में विश्वास रखता है। केट उसकी मदद से यह साबित करना चाहती है कि लैरी जीवित है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है लीडिया लूबी, जो फ्रैंक की वाइफ है। वो जॉर्ज की पुरानी प्रेमिका, लेकिन जॉर्ज के दूर रहने पर लीडिया ने फ्रैंक से शादी कर ली है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है बर्ट, जो पड़ोस का छोटा सा लड़का है जो के साथ जेल वाला खेल खेलता है और सिंबॉलिक रूप से बर्ट मासूमियत और जो के अपराध के छिपे सच का संकेत देता है। कुल मिलाकर ऑल माय सन्स के कैरेक्टर्स एक परिवार, समाज और नैतिकता के बीच टकराव को सामने लाते हैं। हर कैरेक्टर सच्चाई बनाम झूठ, आदर्श बनाम व्यवहारिकता और निजी बनाम सामाजिक जिम्मेदारी की बहस को गहराई देता है। दोस्तों, अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है केलर फैमिली के घर से। एक सुहाना सुबह है, लेकिन पिछली रात आए तूफान में बगीचे का एक पेड़ गिर गया है। यह पेड़ लैरी की याद में लगाया गया था, जो युद्ध में गायब हो गया था। केट काफ़ी इमोशनल है और कहती है, नहीं, लैरी जिंदा है, मुझे यकीन है कि वो एक दिन लौट कर आएगा। क्रिस कहता है, माँ, 4 साल हो गए, हमें सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, क्रिस लैरी का भाई है। वह अब लैरी की पुरानी मंगेतर एन से शादी करना चाहता है, लेकिन माँ केट को यह मंजूर नहीं है, क्योंकि उसके लिए लैरी अभी भी जिंदा है। जो केलर इस परिवार का मुखिया एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन पड़ोसियों की नज़रों में उसके ऊपर डाउट है, क्योंकि युद्ध के दौरान उसके पार्टनर स्टीव डीवर को जेल हुई थी। आरोप था कि उसकी फैक्ट्री से खराब पार्ट्स गए थे, जिनसे 21 पायलटों की मौत हो गई थी। जो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोलता है, मैं बेगुनाह हूँ, सारी गलती स्टीव की थी। लेकिन सच्चाई क्या है, यही इस प्ले का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब शुरू होता है एक्ट 2। अगले दिन केलर फैमिली का माहौल बदलता है। पड़ोसी बातें कर रहे हैं कि शायद जो भी दोषी था। क्रिस अपने आदर्शों की बात करता है, लेकिन उसके पिता की असलियत सब जानते हैं। इसी बीच एन और क्रिस का रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब क्रिस एन से शादी करने की बात करता है तो केट उसका विरोध करती है। केट जोर लगाकर कहती है, अगर तुम एन से शादी करोगे तो इसका मतलब होगा कि लैरी मर चुका है और मैं ये कभी नहीं मानूंगी। दोस्तों, उधर एन का भाई जॉर्ज जेल से अपने पिता स्टीव से मिलकर आता है। वह गुस्से में केलर फैमिली के घर पहुंचता है। जॉर्ज कहता है, मेरे पिता निर्दोष हैं, असली दोषी जो है। स्टीव ने खराब पार्ट्स सिर्फ जो के कहने पर बेचे थे। दोस्तों, केट गलती से कह देती है कि जो उस दिन घर पर ही था। जॉर्ज को अब पक्का यकीन हो जाता है कि जो ने अदालत में झूठ बोला था। दोस्तों, अब शुरू होता है एक्ट 3। रात का वक्त है, परिवार में तनाव चरम पर है। क्रिस अपने पिता से भिड़ जाता है। वो कहता है, पापा, आपने सिर्फ हमारे परिवार के लिए 21 जवानों की जान ले ली, क्या उनकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती? जो कहता है,
मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है। तभी एन एक कागज़ निकालती है। यह लैरी का आखिरी लेटर है। एन काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है इसमें लैरी ने लिखा है कि जब उसे अपने पिता के गुनाह का पता चला तो वह शर्म और अपराध बोझ से भर गया। उसने लिखा, मैं अब दुनिया का सामना नहीं कर सकता, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो यह पढ़कर टूट जाता है उसे एहसास होता है कि उसकी गलती ने सिर्फ अजनबी पायलटों को नहीं बल्कि उसके अपने बेटे लैरी को भी मौत की ओर धकेल दिया। जो टूटे स्वर में कहता है, वे सब मेरे बेटे के समान थे। और फिर अपराध बोझ से भरकर जो अपनी बंदूक उठाता है और सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, ऑल माय सन्स हमें यही सिखाता है कि इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है। समाज, देश और इंसानियत सब हमारी जिम्मेदारी हैं। जो किलर अपने परिवार को बचाने चला था, लेकिन अंत में वही फैमिली उसके अपराध की सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। दोस्तों, यह प्ले आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1947 में था, क्योंकि सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको ये प्ले पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।